press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में आप देखेंगे भारत की दो शिक्षित, सशक्त और बहादुर महिलाओं को। एक तरफ आप देखेंगे पत्रकार अंजू पंकज जी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और हम सबकी चहेती दबंग वकील नाजिया लाई खान जी, और ये दोनों मिलकर चर्चा करेंगी बड़े ही जबरदस्त टॉपिक पे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट दमदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। ने जिस तरीके से अपना वोट बैंक खड़ा किया है नाजिया जी बंगाल में, उनको हराना इस वक्त नामुमकिन लगता है। चुनाव में आप उनको नहीं हरा सकते क्योंकि उनका बड़ा कंसोलिडेट वोट बैंक है, उसको टस से मस नहीं किया जा सकता। और जो थोड़े बहुत परसेंटेज उनको चाहिए होती है वो सेकुलर हिंदू हैं जो ममता बनर्जी को डर के मारे वोट कर देंगे। इसलिए डर के मारे वोट करेंगे कि चुनाव के बाद उनका क्या हाल होने वाला है अगर वो ममता के खिलाफ जाएंगे। तो इस वक्त ममता बनर्जी की, जिसे कहते हैं ना, पांचों उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में है, इसीलिए वो इस तरह की बातें करेंगे। लेकिन कम से कम ममता बनर्जी जैसों के लिए भी एक सबक है जो कुछ यूएई में हुआ है। अगर ये सारी स्टेटमेंट्स वहां रहकर ममता बनर्जी देती तो उनको भी सारा सबक मिल जाता, उनको भी पता चल जाता कि मुस्लिम ब्रदरहुड क्या है। नहीं अंजू जी, मैं इसको थोड़ा सा ऐड करूंगी कि हराना उनको असंभव तो नहीं। हाँ, लेकिन उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं है। मैं तो ये कहती हूँ कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन रास्ते तो तलाशने पड़ेंगे ना पश्चिम बंगाल में। नहीं, मैं तो ये कहूंगी कि संविधान है, कानून है तो मुमकिन नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है, बिल्कुल है, और संविधान और कानून है तो भी मुमकिन है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट बहुत अच्छे से करने की जरूरत है, बहुत अच्छे से करने की जरूरत है। और जैसे ही 18 और 12% जो घुसपैठिया वोट है और जिनको लाने की कोशिश की जा रही है, तो अगर इसको तोड़ दिया जाएगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा। अब आपने कह दिया यूएई वाली बात। यूएई वाली बात ऐसी है कि अगर जिस तरह से यूएई अपने देश को रिफॉर्म कर रहा है, अरब अपने देश को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कर रहा है, अरब अपने देश को मॉडर्नाइज कर रहा है, अरब के बहुत अच्छे रिलेशनशिप हमारे भारत के प्रधानमंत्री से है, अरब शिक्षित होना चाहता है, लोगों को एक सफोकेटिव इस्लामिक रिचुअल से बाहर निकाल करके शिक्षा भी भरना चाहता है अपने लोगों में। जो अरब पहले कभी इंजीनियर डॉक्टर तलाश किया करता था, अब वो अपने देश में इंजीनियर डॉक्टर बनाना चाहता है। तो ये सारी चीजें अगर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे देश की सरकार ने जरा सा भी अगर बहुत अच्छे से गौर करके देख लिया कि जब अरब कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एनआरसी इम्प्लीमेंट करने में मुझे 42 घंटे भी नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल कर देना चाहिए। और सिर्फ एनआरसी नहीं, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल भी लेकर के आना चाहिए, क्योंकि इसकी भी निहायत जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है इसकी भी। और जैसे ही एनआरसी इम्प्लीमेंट होगा, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से अंजू जी ये बात कह रही हूँ कि ममता बनर्जी विथ भाईपो टिकट टू बांग्लादेश करना पड़ेगा उनको। और शेख हसीना का जो नेचर है, शेख हसीना जी का जो बिहेवियर है, और शेख हसीना जी जिस हिसाब से को किसी भी तरीके की टेररिज्म एक्टिविटीज अपने यहाँ होने नहीं देना चाहती हैं, वो भी रिफॉर्मेशन में आगे बढ़ रही हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो ममता बनर्जी जी को एक्सेप्ट करेंगी अपने देश में भी। क्योंकि ममता बनर्जी साहिबा मुस्लिम अपीजमेंट के अलावा, मुस्लिम तुष्टीकरण के अलावा, मुसलमान लोंडों को अपना चाटुकारिता बनाने के अलावा, मुसलमान लोंडों को बलात्कार पे अपनी आंखें बंद कर लेने के अलावा, स्मगलिंग और गुंडागर्दी करने के अलावा उन्होंने तो कुछ करवाया नहीं है यहाँ पर। अभी भी देखिए ना, कल की बात है कि उन्होंने प्रपोजल दिया है, एलोकेट किया है 20 करोड़ 54 लाख रुपए आपका मास एजुकेशन एक्सटेंशन लाइब्रेरी सर्विस में, और 5.530.65 करोड़ रुपीस मदरसा एजुकेशन के लिए। हाँ, तो ममता बनर्जी के लिए तो फायदेमंद सौदा है ना। जितने लोग मदरसों में रहेंगे, मदरसों के चक्कर काटेंगे, पढ़ेगा लिखेगा नहीं वो जमात, तो ममता बनर्जी जैसों के लिए अच्छी बात है, क्योंकि तभी उनका वोट बैंक चलेगा। अगर पढ़ लिख गए तो फिर तो आप जैसी बातें करेंगे और 100 सवाल पूछेंगे, तो कौन चाहेगा कि मुस्लिम लड़कियां पढ़ें। इसीलिए ये सारी पार्टियां जो इंडी गठबंधन के जिनका मुस्लिम वोट बैंक है नाजिया जी, वो ये चाहते हैं कि ये वैसे ही रहे जैसे हैं। अगर ये पढ़ लिख गए तो फिर ये सवाल करेंगे और इनको वोट भी नहीं देंगे। लेकिन मैं फिर कहूंगी चलते चलते कि कम से कम
यूएई की तरफ ममता बनर्जी को भी देखना चाहिए और मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी देखना चाहिए जो यहाँ पर फिर से स्कार्फ पहनने की बातें करते हैं, हिजाब लाने की बातें करते हैं। उनको देखना चाहिए कि यूएई में किस तरह से रिफॉर्म हो रहे हैं और किस तरह से वहां गलत काम करने के लिए डंडे भी पड़ रहे हैं और कोई उफ तक नहीं कर रहा है। और यहाँ पर जरा सा अगर आप कह देते कि नाम लिख लीजिए अपना दुकान के आगे, वो एक्ट है उस एक्ट के हिसाब से चलिए, तो हाय तौबा मच जाती है। फिर तो नाम लिखने वाले, अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसके बाद अंतरिम रोक लगी, उसके बाद सबने नाम हटा लिए हैं। उनको लग रहा है कि वो FSSAI का जो रूल है वो खत्म हो गया, लेकिन योगी हैं, उन्होंने ये फैसला लिया है तो सोच समझ कर लिया है। अभी अंतरिम आदेश पर सिर्फ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2011 कांग्रेस की सरकार फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर से आया हुआ सिर्फ नहीं है। इसके अलावा आप अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ फूड प्रोडक्ट में अगर जाइएगा तो भी जो सिटीजन है भारत के वो ये अधिकार रखते हैं ये जानने का कि कौन किस हिसाब से हमको खिला रहा है। मान लीजिए आप एक गुड डे बिस्किट भी खरीदती हैं तो भी आपका ये अधिकार है ये जानने का कि कितना मैदा कितना सूजी दिया गया और किसने बनाया है, किसने बेक किया है और कौन रिलीजन का आदमी है या कौन व्यक्ति है, उसका नाम क्या है जिससे हम खरीद रहे हैं। ये तो है। अब आती है बात के हम तो भाई मुसलमानों को हराम और काफिरों के पैसे से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे तो आप काफिर हैं लेकिन आपके पैसे से उनके घर का चूल्हा आराम से जल रहा है। कह रहे हैं कि ये तो हमारा सीजन है, कावड़िया आते हैं और इस बार तो 4 करोड़ कावड़िया निकले हैं तो हमारा सीजन खराब हो जाएगा। भाई तुम्हारी जुबान नहीं थकती मुसलमानों की? हिंदुओं को काफिर बोलते बोलते हिंदुओं की बहू बेटियों को नंगा करते रहते हो, हिंदुओं की बहू बेटियों का बलात्कार करते हो, हिंदुओं की बहू बेटियों को फ्रिज में काट करके डालते हो और हिंदुओं के देवी देवताओं के लिए बोलते हो कि तुम लोग अंधभक्त हो और इतनी गालियां देने के बाद उनके पॉकेट से पैसा लेकर के अपने घर में चूल्हा जला रहे हो, उसी पैसे से कुरान शरीफ खरीद के ला रहे हो, उसी पैसे से जानमाज खरीद के ला रहे हो, उसी पैसे से बेटी का निकाह करवा रहे हो काफिर के पैसे से। भाई मैंने तो कोशिश की कि मुसलमान काफिर के पैसे से बच जाए। अब बात आती है कि आप महाकाल नाम रख लेते हैं, चलिए फतवा नहीं जारी होता है क्योंकि इसमें आपका थूक जिहाद का स्ट्रैटेजी है और कमाई जिहाद का स्ट्रैटेजी है हिंदुओं के पॉकेट से। अगर हिंदू अगर अजमेर लिकर शॉप रख दे तब कैसा लगेगा? हिंदू अगर मोहम्मद लॉन्जरी शॉप रख दे तब कैसा लगेगा? हिंदू अगर अब्दुल सुअर शॉप रख दे तब कैसा लगेगा? है ना? मैं तो एक तरफ नहीं कह रही हूं। मान लीजिए क्रिश्चियन, उसने अपने दुकान का नाम लिखा है माशाअल्लाह, अपने रेस्टोरेंट का नाम बनाया है माशाअल्लाह, लेकिन ओनर क्रिश्चियन है और हम जाकर के खा करके चले आए हैं। बाद में हमने देखा कि अरे जब उसको पेटीएम कर रहे हैं, गूगल पे कर रहे हैं, तब देख रहे हैं कि अरे ये तो क्रिश्चियन का है। हम चले गए किचन के अंदर, हमने देखा एक कढ़ाई में बगल में सुअर पक रहा है, एक कढ़ाई में बगल में बीफ पक रहा है और मुसलमानों को बीफ सर्व कर रहा है और क्रिश्चियन जो आ रहे हैं उसको सुअर सर्व कर रहा है। तब तो हो जाएगा गुस्ताखे रसूल की सजा सरतन से जुदा। तो देखिए मुसलमानों की स्ट्रैटेजी अब सामने खुल करके आ रही है, हिजाब खुल रहा है और हम जैसे लोग खोलते रहेंगे। और 26 तारीख को मैं भी हूं कोर्ट के अंदर, मेरा भी पिटीशन टैग हो रहा है कावड़िया वाले फेवर में। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो जज साहब को, भट्टी साहब को यही सबमिशन दूंगी कि आप लिखिए जजमेंट पे, आपको लिखना पड़ेगा जजमेंट, क्योंकि मैं थोड़ी रिजिड हूं, एवरीवन नोस। इतने जजेस से तो मेरा एक प्रॉब्लम हो ही जाता है। मैं तो बोलूंगी कि जजमेंट पे लिखिए कि अगर मुसलमान महादेव ढाबा खोल सकता है तो हिंदू भी मदीना ढाबा खोल सकता है। तब उसपे कोई स्लोगन नहीं आना चाहिए, कोई प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। जब आप ये बात कहेंगी तो जस्टिस भट्टी आपको भी एक नई कहानी सुना देंगे कि मैं केरल में गया था। अभी उन्होंने फैसला सुनाते वक्त कहानी सुनाई थी ना कि किस तरह से मुस्लिम ढाबे जो होते हैं वो बड़े सफाई वाले होते हैं, हिंदुओं के यहाँ बड़ी गंदगी होती है। ये सारी बातें उन्होंने कहानी की शक्ल में सुनाई थी, फिर रोक लगाई थी अंतरिम। तो मुझे लगता है जब आप ऐसा कहेंगी तो आपको फिर से एक नई कहानी सुना देंगे। लेकिन चलिए, मैं जज साहब को अंजू जी याद दिला दूंगी कि हमारी पर्सनल लाइफ और पर्सनल एक्सपीरियंस जो होता है ना जज साहब, वकील का, पुलिस का और नेता मंत्री का और जज का, वो पॉकेट में होता है। हाँ, वो कोर्ट रूम नहीं होता है। बिल्कुल, कहानियां सुनाने के लिए कोर्ट रूम नहीं है। दोनों तरफ की दलीलें सुनकर जो फैक्ट्स है उस पर फैसला सुनाना
का सुनाना होता है जज साहब को, लेकिन पता नहीं उन्होंने कहानियां सुनाई थी। जैसे आपको याद होगा नूपुर शर्मा के मामले में भी बहुत कुछ कहा गया था नूपुर शर्मा को, जो ऑर्डर में कहीं नहीं लिखा गया था। तो ये एक चलन हो गया आजकल। लेकिन चलिए, अब आप 26 तारीख को रहेंगी कोर्ट में, तो देखते हैं वहां पर क्या होता है। लेकिन मुझे लगता है कि यूएई से हमारे देश के मुसलमानों को कुछ ना कुछ सबक ले लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि यहाँ पर भी वैसे हालात बन जाएं, फिर उन हालात से निपटना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। आपने समय निकाला इस महत्वपूर्ण विषय पर मेरे दर्शकों को जानकारी देने के लिए। नाजिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम। जय जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और अंजू पंकज जी और नाजिया खान जी का पूरा डिस्कशन और इनकी दमदार बातें आपको काफी पसंद आएंगी। और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे आपने देखा नाजिया खान जी ने भारत सरकार को ये संदेश दिया कि अगर यूएई और अरब देशों में रिफॉर्म्स हो सकते हैं, यानी बदलाव हो सकते हैं, तो भारत को भी उनसे सीखना चाहिए, खासकर एनआरसी और पॉपुलेशन के मामले पे। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।